स्टूडेंट्स, आज हम एक और टॉपिक के साथ इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 1 सेकंड ईयर हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कूलम्स लॉ। कल हमने डिस्कशन की थी लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। हमने वहाँ पे देखा था कि कूलम्स लॉ कहाँ कहाँ पे वैलिड है। आज इंशाल्लाह हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे कूलम्स लॉ की। यहाँ पे देखेंगे कि उसका रिलेशन क्या है, कूलम्स लॉ में जो एप्सिलॉन नॉट है, जो कांस्टेंट है, वो कैसे कैसे काम करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, दैट इज कूलम्स लॉ। सबसे पहले आप लोग ये चीज याद रखें कि जब आप लोग कूलम्स लॉ को डिस्कस करेंगे तो सबसे पहला जो पॉइंट आपके पास है, कूलम्स लॉ कौन से ईयर में आपके पास दिया गया था? ये था 1785 और खुद कूलम ने दिया था भाई कूलम्स, और इसी वजह से इसका नाम रखा गया है कूलम्स लॉ। अगर आप लोग कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट देखें तो कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट में यहां पे लिख देता हूं, फिर हम लोग इसको फर्दर जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। कूलम्स लॉ क्या कहता है? कूलम्स लॉ कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स between two stationary point charges, हमने कल लिमिटेशन की थी, between two stationary point charges is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to square of distance between them. This is the statement of the Coulomb's law. हम इसको यहाँ पे डिफाइन भी करेंगे, एक्सप्लेन भी करेंगे। अब देखें जो कूलम्स लॉ असल में कूलम ने किया था, उसके लिए जो उसने डिवाइस यूज की तो वो आपके पास थी टॉर्शियन बैलेंस। कूलम ने जो डिवाइस यूज की थी कूलम्स लॉ बनाने में वो क्या थी? वो थी आपके पास टॉर्शियन बैलेंस। और टॉर्शियन बैलेंस क्या होता है? वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को मेजर करने के लिए आपके पास एक डिवाइस है। अब स्टेटमेंट की तरफ आ जाए तो कूलम्स के मुताबिक कूलम क्या कहता है? द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। कल भी हमने ये चीज की थी कि लेट करें कि आपके पास यहाँ पे दो चार्जेस हैं। मेरे पास जो पहला चार्ज है, सपोज करें ये चार्ज आपके पास है Q1, और यहाँ पे आपके पास एक और चार्ज है, ये चार्ज आपके पास क्या है? लेट ये आपके पास चार्ज है Q2, और इनके दरमियान जो सपोज करें जो डिस्टेंस है वो आपके पास क्या है? वो डिस्टेंस आपके पास है R, सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। अब स्टूडेंट कल हमने डिस्कशन किया था कि ये दो चार्जेस हैं, अगर तो ये चार्जेस हैं पॉइंट चार्जेस, ये भी पॉइंट चार्ज है और ये भी चार्ज आपका अगर पॉइंट चार्ज है। पॉइंट का मतलब क्या था? व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, जो सेपरेशन है वो ग्रेटर है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ चार्ज, तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे के लिए क्या बन जाएंगे? ये पॉइंट चार्ज बन जाएंगे। तो यहां पे देखें, डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, सेपरेशन इज ग्रेटर एज कंपेयर टू देयर साइज, तो ये दोनों चार्ज आपके पास क्या है? पॉइंट चार्ज है। और कूलम्स लॉ वैलिड ही होगा पॉइंट चार्ज के लिए। तो ज्यूम करेंगे ये आपके पास दो पॉइंट चार्ज है, एक में कह रहा हूं Q1 और दूसरे को मैंने नाम दे दिया Q2। अब जो दूसरी स्टेटमेंट उन्होंने लिखी है बिटवीन टू स्टेशनरी, यहां पे जो वर्ड है स्टेशनरी, कल हमने लिमिटेशन में देखा था। स्टेशनरी का मतलब है अब अगर ये चार्ज भी रेस्ट में है और ये चार्ज भी रेस्ट में है तो कूलम्स लॉ बेहतरीन अंदाज में आपका वैलिड होगा, अच्छी आपको फोर्स मिलेगी। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है कि एक चार्ज को आप लोग रेस्ट में रखें, दूसरे को मूव करवाएं तो फिर कूलम्स लॉ नहीं लगेगा। कूलम्स लॉ वहीं पे इंप्लीमेंट नहीं हो सकता जब दोनों चार्जेस आपके मूव हो रहे हो। तो यहां पे जो वर्ड स्टेशनरी है, इस स्टेशनरी के लिए आप लोग ज़हन में रखें,
ये दोनों चार्जेस स्टेशनरी हो सकते हैं, बोथ चार्जेस स्टेशनरी हो तो बेस्ट कूलम लॉ है, और अगर एक स्टेशनरी है तो और दूसरा मोशन में है फिर भी कूलम्स लॉ वैलिड होता है। कल हमने लैमिटेशन में पिछली वीडियो में हमने देखा है। तो पहली चीज आपने क्या देखी है, बोथ द चार्जेस मस्ट बी पॉइंट चार्जेस, और दोनों चार्जेस अगर यहां पे इस केस के अंदर दोनों चार्जेस स्टेशनरी हैं, तो अब आप लोग देखें इन दोनों चार्जेस का, क्योंकि ये लाइक चार्जेस हैं, ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी आपके पास एक कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाला चार्ज जो 1 वाला है ये 2 को इस डायरेक्शन में रिपेल कर देगा, और ये वाला जो चार्ज है 2 वाला ये 1 को बिल्कुल ऑन द लाइन जॉइनिंग द सेंटर उस पे क्या करेगा, ये रिपेल कर देगा। तो यहां पे इस केस के अंदर फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रही है। अगर तो ये दोनों अपोजिट चार्ज हो, लेट करें ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो फोर्स फिर आपके पास क्या हो जाएगी, रिपल्शन हो जाएगी। मतलब यहां पे जो हमने वर्ड रखा फोर्स का, तो फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव, ये फोर्स आपकी हो सकती है अट्रैक्टिव, और अट्रैक्टिव फोर्स कब होगी, जब आपके चार्जेस जो हैं वो अनलाइक चार्जेस हैं। दिस फोर्स विल ऑलवेज बी रिपल्सिव फोर्स, और रिपल्सिव कब होगी, जब चार्जेस आपके लाइक चार्जेस हैं। तो वो कह रहा है कि अगर आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है सपोज करें वो आर है, तो जो फोर्स होगी मैथमेटिकली अगर आप लोग लेके, तो जो फोर्स ऑफ रिपल्शन और अट्रैक्शन होगी, तो इस केस में रिपल्शन होगी, वो क्या कह रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, कि ये दोनों के प्रोडक्ट के लिहाज से मैग्नीट्यूड ऑफ जो फोर्स है वो डायरेक्टली रिलेटेड हो जाएगी। लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, कि अगर आप लोग इनमें से किसी एक को भी इंक्रीज करें, उसकी मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करें तो फोर्स इंक्रीज हो जाएगी। लेट करें मैं कह रहा हूं Q1 को मैं इंक्रीज कर रहा हूं 2 टाइम, तो फोर्स ओवरऑल इंक्रीज हो जाएगी 2 टाइम ऑफ Q1 एंड Q2। लेकिन अगर मैं दोनों को इंक्रीज कर रहा हूं ईच बाय 2 टाइम, तो फोर्स आपके पास क्या हो जाएगी, 4 टाइम हो जाएगी। मतलब इनमें से किसी एक को भी इंक्रीज करें तो फोर्स ने इंक्रीज होना है, लेकिन अगर आप दोनों को इंक्रीज करें तो फोर्स और भी ज्यादा क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब दूसरी स्टेटमेंट देखें, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अब यही फोर्स आपकी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये जो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर है, क्योंकि ये जो कूलम्स लॉ है इस लॉ को आप लोग कहते हो इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो ये बात याद रखें, कूलम लॉ इज आल्सो नोन एज, इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम आपके पास है इनवर्स स्क्वायर लॉ, कि ये जो डिस्टेंस है उसका इनवर्सली रिलेटेड होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस पे, तो इसका दूसरा नाम भी आपके पास क्या होता है, दिस इज इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब आप लोग अगर डिस्टेंस को ज्यादा करेंगे, जो सेपरेशन है वो ज्यादा करेंगे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन कम होती रहेगी। देखें ये मेरे पास 2 चार्जेस हैं, और इन चार्जेस को जब हम लोग जितना दूर लेके जाएंगे तो इन दोनों का एक दूसरे पे इंपैक्ट कम होता रहेगा, तो कम होगा तो आपके पास डिस्टेंस के ज्यादा करने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। और कल भी हमने ये काम किया था कि ये जो फोर्स होगी ना, ये फोर्स ये हमेशा होगी लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द चार्ज। हमने लैमिटेशन में डिस्कशन की है कि आप लोग यहां पे एक और भी चीज लिख सकते हैं, दिस फोर्स मस्ट बी ऑन अ लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ चार्जेस, लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ चार्ज। ऐसा नहीं हो सकता कि ये वाला चार्ज ऊपर किसी एंगल पे भाग जाए, इसने इसी स्ट्रेट लाइन पे अट्रैक्शन या रिपल्शन करनी है। सो वी हैव अ टू इक्वेशन दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर आप लोग इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करें तो आपके पास देखिए वैल्यू क्या बनेगी, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 और 2 करें तो आपके पास वैल्यू बनेगी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। आपको ये पता है कि फिजिक्स में डायरेक्टली साइन को खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते होते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, और जो कूलम ने कांस्टेंट यूज किया है वो है K, और यहां पे आपके पास क्या हो जाएगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। दिस इज बेसिकली अ कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म। ये आपके पास क्या है, ये कूलम्स लॉ है, कूलम्स लॉ इन मैग्नीट्यूड और स्केलर फॉर्म। अब जब भी आपको वो कूलम्स लॉ का क्वेश्चन देगा, अगर Q1 Q2 गिवन हो, R गिवन हो, तो आप इजीली जो है वहां से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। एंड दिस इज नोन एज द कूलम्स लॉ, F इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब यहां पे एक कांस्टेंट भी यूज हुआ है, देखें वेयर यहां पे जो आपके पास K है वो K क्या है, K इज कांस्टेंट ऑफ
प्रोपोर्शनैलिटी, और इस k की वैल्यू क्या होती है, अब ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, k की वैल्यू आपके पास होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब अगर यहां पे हम लोग डिफाइन करें ना एप्सिलॉन नॉट को पहले, अब सबसे पहले मैं यहां पे डिटेल में डिस्कशन आपको देता हूं कि एप्सिलॉन नॉट क्या है। एप्सिलॉन नॉट दैट इज एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट को आप लोग कह रहे होते हो ये है परमिटिविटी ऑफ, एप्सिलॉन नॉट इज ऑलवेज नोन एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये तो फ्री स्पेस की आपके पास परमिटिविटी आ गई। इसका मतलब है परमिटिविटी असल में होती क्या है, ये बात ध्यान से रखनी है। यहां पे देखिए दोनों चार्जेस के दरमियान में तो फ्री स्पेस है ना, और परमिटिविटी का मतलब क्या होता है, परमिटिविटी का मतलब ये चीज होती है कि ये फ्री स्पेस इन दोनों चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन को कितना रिड्यूस करती है, रेजिस्ट करती है। परमिटिविटी का मतलब है इजाजत दे देना, अपने आप को, अपनी फील्ड को इजाजत देना कि इन चार्जेस की वजह से जो फोर्स लग रही है उसको रिड्यूस करे। स्टूडेंट्स कंसेप्ट समझना है। द वर्ड परमिटिविटी क्या है, अलाउ इटसेल्फ, ये जो एयर है फ्री स्पेस है वो अपने आप को अलाउ करती है, जिसके लिए वर्ड आपने यूज किया परमिटिविटी। परमिटिविटी का मतलब है अलाउ करना, लेकिन अलाउ फोर्स को नहीं करेगी, अपने आप को कोई मीडिया यहाँ पे फ्री स्पेस है तो वो अलाउ करेगा, तो वो क्या करेगा, टू रेजिस्ट द फोर्स, कि वो जो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको रेजिस्ट करे। इस चीज को आप लोग कहते होते हो दैट इज नोन एज अ परमिटिविटी। परमिटिविटी का हरगिज मतलब नहीं है कि वो फोर्स को परमिट करेगी, अलाउ करेगी कि वहां से गुजर जाए। अब परमिट का बेसिक मतलब होता है इजाजत दे देना। यहां पे ये आ रहा है दो चार्जेस के दरमियान आ रहे हैं, एयर अपने आप को अलाउ करती है कि आने वाली दो चार्जेस के दरमियान में जो फोर्स है उसको रेजिस्ट करो, तो वही चीज हमने लिखी अलाउ इटसेल्फ। अब अगर आप लोग यहाँ पे कोई मीडिया रखेंगे ना, तो मीडिया का अपने आप पे जो उसकी फील्ड होगी खुद की वो बड़ी स्ट्रांग होगी। अब जब स्ट्रांग इंपैक्ट होगा तो जो फोर्स हो जाएगी वो फिर रिड्यूस हो जाएगी। इसका मतलब है परमिटिविटी आपके पास सबसे लोएस्ट ऐसी आपके पास परमिटिविटी है जो फोर्स को रिड्यूस करती है, तो इस केस में फोर्स फिर सबसे मैक्सिमम होगी। ये बात आपने याद रखनी है, परमिटिविटी की वैल्यू सबसे कम होती है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, देखिए परमिटिविटी की वैल्यू आपके पास होती है 8.85 into 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। मतलब ये बहुत बारीक वैल्यू है 10⁻⁻12। अगर ये वैल्यू आप लोग रखें, दिस वैल्यू इज आल्सो नोन एज परमिटिविटी की जो वैल्यू है ये रेफरेंस वैल्यू है। बाकी सारे के सारे मीडियम की जो परमिटिविटी होगी वो इससे ज्यादा होगी। इसका मतलब है ये वैल्यू सबसे कम फोर्स को रेजिस्ट करती है। तो फोर्स कब मैक्सिमम होगी, फिर फोर्स तो तब मैक्सिमम होगी जब आप लोगों ने फ्री स्पेस यूज की हुई है। ये रेफरेंस वैल्यू है, बाकी सारी परमिटिविटी इससे ग्रेटर होंगे। लिख लें दिस परमिटिविटी इज द रेफरेंस वैल्यू एंड परमिटिविटी ऑफ मटेरियल, कोई भी मटेरियल है, ये तो फ्री स्पेस थी ना, परमिटिविटी ऑफ मटेरियल, किसी भी मटेरियल की परमिटिविटी इज ग्रेटर देन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो अब आप लोग यहां पे देखें जिस मटेरियल की परमिटिविटी ज्यादा होगी फिर इसका मतलब है उस मटेरियल के लिहाज से जो फोर्स हो जाएगी वो ज्यादा रेजिस्ट हो जाएगी। फिर ज्यादा रेजिस्ट होने का मतलब है फोर्स इनसाइड व्हेनेवर यू आर यूजिंग द मटेरियल वो कम हो जाएगी उस फोर्स से जब आप लोगों ने क्या रखा हुआ है, आप लोगों ने जब एप्सिलॉन नॉट रखा हुआ है। इसका मतलब है ये रेफरेंस आपके पास परमिटिविटी है। फ्री स्पेस अपने आप को कितना इफेक्टिव बना सकती है कि वो दूसरे चार्ज या दो चार्जेस के दरमियान में जो फोर्स है उसको रिड्यूस कर सके। दैट इज कॉल्ड द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और अब आपने मीडियम रख दिया, मीडियम रखा तो फोर्स रिड्यूस हो जाएगी। कितनी रिड्यूस हो जाएगी, जितनी उसकी रिलेटिव परमिटिविटी है, आगे हम लोग लेक्चर में देखेंगे। अब अगर ये वैल्यू आप लोग एप्सिलॉन नॉट की यहां पे इंसर्ट करें तो जो k की वैल्यू आपको मिलेगी वो क्या होगी, k की वैल्यू मिलेगी 9 into 10 raised to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर आपके पास क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर। दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द k, दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड दिस इज रेफरेंस। अगर ये वैल्यू उठा के आप यहां पे पुट करें आपको नजर आ रहा है पाई कांस्टेंट है,
3.1424 से मल्टीप्लाई करें तो k की वैल्यू क्या आ रही है, k की वैल्यू आ रही है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसका मतलब है जो कांस्टेंट है कूलम कांस्टेंट, जो आपके पास है कूलम कांस्टेंट, उसकी वैल्यू आपके पास क्या है, अगर मैं आप लिखूं कूलम्स ला तो कैसे लिखूंगा, F इक्वल टू k की जगह क्या लिखूंगा 1/4πε0 into Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आपके पास हो जाएगा r स्क्वायर। एंड दिस कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन, ये किस पे डिपेंड करता है, दिस कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन नंबर 1, ये डिपेंड किस पे करेगा, ये करेगा सिस्टम ऑफ यूनिट के ऊपर, सिस्टम ऑफ यूनिट के ऊपर। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखें, सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब है यहां पे मैंने न्यूटन मीटर रखा हुआ है, तो मीटर की जगह मैं माइल्स यूज करूं, सेंटीमीटर यूज करूं, तो डेफिनेटली फिर ये वैल्यू आपके पास शफल हो जाएगी। और ये तकरीबन हर एक कांस्टेंट के साथ ये चीज होती है। सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब है आप प्रेफर कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट को कर रहे हैं। आपने एसआई में किया हुआ है, आप उसमें मीटर को सेंटीमीटर में ले रहे हैं, मिलीमीटर में ले रहे हैं, तो डेफिनेटली वो वैल्यू कुछ फ्रैक्शन से, कन्वर्जन से चेंज हो जाएगी। दूसरी जो आपके पास है वो क्या है, जो k है वो डिपेंड करता है, देखें एप्सिलॉन नॉट इज द फ्री स्पेस, फिर ये डिपेंड करेगा मीडियम बिटवीन द चार्जेस, जो चार्ज के दरमियान मीडियम है उस पे भी ये क्या करेगा, k डिपेंड करेगा। इस केस में जो है वो एप्सिलॉन नॉट आप लोगों ने देखा फ्री स्पेस है, तो जब आप मीडियम रखेंगे तो k आपके पास उस पे भी डिपेंड करेगा। अब बात दफा क्वेश्चन करते होते हैं आप लोग कि k की यूनिट तो हमने लिख ली, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर आपके पास है, r आप लोग इसको लिखेंगे। लेकिन जब आप लोग देखेंगे k की डायमेंशन, बात दफा क्वेश्चन करता होता है जी आप लोग लिखें डायमेंशन ऑफ k, कि k की आपके पास जो है वो डायमेंशन क्या आ रही है। तो देखिए मैं कूलम्स लॉ से अगर लिखूं F इक्वल टू k Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, स्टूडेंट्स मेरे साथ रहने, अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो मुझे k की डायमेंशन चाहिए, r स्क्वायर इधर डिनोमिनेटर में है तो ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मुझे पहले k के लिए इक्वेशन बनानी है। तो k के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, ये बनेगी f r स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q1 और फिर यहां पे क्या हो जाएगा Q2 हो जाएगा। अब अगर आप लोग डायमेंशन देखें तो मैं डायमेंशन अगर पहले लिख रहा हूं f की, तो डायमेंशन ऑफ द k क्या हो जाएगी, f किसके बराबर होता है, आपने पढ़ा हुआ है f इक्वल टू m में। अगर मैं बात करूं r स्क्वायर की, तो r स्क्वायर के लिए जो डायमेंशन होती है वो आपके पास आपको पता है लेंथ है, तो l स्क्वायर हो जाएगी। एंड ऑलवेज q इक्वल टू, अब ये यहां पे मैं इसको एज्यूम कर रहा हूं तो ये 2q है डायमेंशन के केस में, तो q इक्वल टू किसके बराबर होता है, q इक्वल टू it, बेसिक में डायमेंशन होती है बेस टर्मिनोलॉजीज में। तो यहां पे क्या हो जाएगा 2q है तो ये हो जाएगा i स्क्वायर t स्क्वायर। देखिए डिनोमिनेटर में q इक्वल टू it इसका, it इसका, तो i स्क्वायर t स्क्वायर। अब इनको आप लोग ऊपर शफल करके इनकी डायमेंशन लिखें तो k की डायमेंशन आपके पास क्या बनेगी, m की डायमेंशन है a की डायमेंशन है एक्सेलरेशन l t पावर -2, ये आपके पास है r स्क्वायर और r डायमेंशन होती है मीटर मतलब लेंथ की, तो l स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पे देखिए तो I की डायमेंशन है करंट, करंट की डायमेंशन होती है एम्पेयर, ऊपर जाके क्या हो जाएगा a -2 और फिर आपके पास t को भी ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा t -2। सो डायमेंशन ऑफ k आपके पास क्या हो जाएगा m आपके पास विद पावर 1, l की बात करें तो l1 और l2 ये, तो आपके पास हो जाएगा l क्यूब t -4 -2 और -2 एंड a आपके पास क्या होगा a -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ द कूलम कांस्टेंट। और अगर आप इसको उल्टा करें तो एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन आ जाएगी, ये भी आप लोग देखें एप्सिलॉन नॉट के फिर डायमेंशन क्या आ जाएगी, क्योंकि k किसके बराबर है, k तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट है। तो इस डायमेंशन को आप लोग चेंज करें तो एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन क्या आ जाएगी, m की पावर अगर यहां पे 1 है तो यहां पे हो जाएगी -1, l की पावर 3 है तो यहां पे पावर इसकी हो जाएगी -3, t की पावर -4 है तो ये एग्जैक्टली हो जाएगा 4 और a की पावर आपके पास क्या हो जाएगा 2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट एंड अबव इज द डायमेंशन ऑफ आपके पास क्या है, वो डायमेंशन आपके पास है k की। तो यहां से बात दफा वो क्वेश्चन करता होता है k की डायमेंशन क्या है और आपके पास एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन क्या है। अब हम लोग देखेंगे यहां पे ग्राफ f और r का ग्राफ हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे। तो हमें यहां से इक्वेशन से पता है, आपको जो पहली चीज पता है वो क्या है, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 q2।
with each of the magnitude, each charge is increased by 2 times, magnitude will become 4 times. मेरी बात की समझ आई? और जो फोर्स है उसका इनवर्स रिलेशन है आर स्क्वायर से। लेकिन बाद दफा वो आपको ग्राफ कैसे देगा उसको आपने बड़े एहतियात से देखना है। अब आपके पास लेट्स सपोज करें मैं इसी कूलम्स लॉ से मैं 4 तरह के ग्राफ यहां पे बना रहा हूं। यहां पे मैं पहले लेता हूं वर्टिकल एक्सिस में एफ और यहां पे मैं ले रहा हूं कंप्लीटली 1 बाय आर स्क्वायर। अब देखिए मैंने यहां से पूरे का पूरा 1 बाय आर स्क्वायर लिया हुआ है बेस के अंदर एक्स एक्सिस में। इसका मतलब है लेट करें ये ब्लॉक है, आर स्क्वायर के तो इनवर्स रिलेशन है लेकिन कंप्लीटली 1 बाय आर स्क्वायर को मैंने यहां पे एक्स एक्सिस में लिया हुआ है। देखिए ये एमडी कैट का क्वेश्चन भी आया हुआ था, यहां पे मैंने लिया हुआ है 1 बाय आर स्क्वायर, तो 1 बाय आर स्क्वायर के साथ तो फिर ये डायरेक्टली रिलेशन हो जाएगा। समझ आई मेरी बात की? f is inversely related with the radius with the separation, लेकिन 1 बाय आर स्क्वायर मैंने ये पूरा ब्लॉक अगर आप इसको देखें तो पूरे ब्लॉक के साथ ये डायरेक्टली रिलेशन है। इसका मतलब है यहां पे जो आपके पास ग्राफ बनेगा 1 बाय आर स्क्वायर के साथ ये आपके पास क्या है डायरेक्ट रिलेशन, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। ये ऑलरेडी एक एंटी टेस्ट में क्वेश्चन इस तरह का आया हुआ था। जो दूसरा ग्राफ मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूं वो आपको ग्राफ तो किसी भी तरह से दे सकता है। अब लेट करें यहां पे तो मैं एफ ही ले रहा हूं, फोर्स कूलम फोर्स है। अब जो दूसरा ग्राफ में ले रहा हूं वो 1 बाय आर का ले रहा हूं, दैट इज नॉट 1 बाय आर स्क्वायर। अब मैं ओवरऑल 1 बाय आर को ले रहा हूं तो ग्राफ आपका क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा आपके पास बेंड हो जाएगा, इस तरह से आपके पास हो जाएगा जैसे आपने ग्राफ बनाया था कैपेसिटर के केस में आप लोग बनाते होते। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ फोर्स इन 1 बाय आर। अब अगर मैं इस ग्राफ को मजीद चेंज करूं, लेट करें मैं इस ग्राफ को मजीद आपके पास चेंज कर रहा हूं, यहां पे मेरे पास फोर्स है और यहां पे मैं ले रहा हूं आर। नाउ मैं सिर्फ आर ले रहा हूं, 1 बाय आर नहीं ले रहा, मैं सिर्फ अब यहां से क्या पिक कर रहा हूं, आर को पिक कर रहा हूं। तो इसका मतलब है इनवर्स रिलेशन होगा। तो ये ग्राफ आपका कुछ इस तरीके का बनेगा, जब आर ज्यादा तो फोर्स कम, जब आर कम तो फोर्स क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और अगर मैं यहाँ पे फोर्थ ग्राफ बनाऊं, लेट्स सपोज करें यहाँ पे मेरे पास फोर्थ ग्राफ है और ये ग्राफ में किसका बना रहा हूं, यहाँ पे वर्टिकल में मैं एफ ले रहा हूं और अब प्योर जो आपके पास फिनोमेना है आर स्क्वायर का वो ले रहा हूं। तो ये ग्राफ आपका इसी तरीके से बनेगा, इसी तरीके से आपके पास ग्राफ बनेगा, लेकिन ये मोर स्टीपर होगा। ये बात याद रखें, जितना वर्टिकल के एक्सिस के करीब कोई ग्राफ होता है उसकी स्टीपनेस क्या होती है, वो ज्यादा हो जाती है। एज दिस इज आर स्क्वायर, इनवर्स रिलेशन होगा। तो ये दोनों ग्राफ आपके पास एक जैसे ही हैं, लेकिन जो आर स्क्वायर वाला ग्राफ है वो स्टीपर होगा, मोर स्टीपर होगा एज कंपेयर टू द ग्राफ बिटवीन एफ एंड आर। तो ये ग्राफ आपका एक क्वेश्चन भी आया हुआ था, इस ग्राफ को आप लोगों ने अच्छे से तरीके से देख लेना है कि वो बात किसकी कर रहा है, आइदर 1 बाय आर स्क्वायर की बात कर रहा है, 1 बाय आर की बात कर रहा है, या वो असल में किसकी बात कर रहा है। तो ग्राफ आपके पास इसी तरह के बन सकते हैं जो मैंने यहाँ पे आपको बना के दे दिए। इसका मतलब है स्टूडेंट, अब और आज जो चीज आपने देखी वो क्या है, अगर आप लोग यहाँ पे चार्जेस की बात करें ना, चार्जेस की बात करें तो चार्जेस आपके क्या हो सकते हैं। देखिए अगर आपके पास चार्जेस है लाइक चार्जेस, मैं यहाँ पे ब्लॉक में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी आपको लिखवा रहा हूं। अगर तो चार्जेस आपके पास हैं लाइक चार्जेस, मैं चार्जेस कौन सी बात कर रहा हूं, लाइक चार्जेस की बात कर रहा हूं। हमेशा लाइक चार्जेस का जो प्रोडक्ट होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा। प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैक्सिमम। देखें मैं इसको रखता हूं 2 और इसको रखता हूं 3, तो 2 3 लाइक चार्जेस है तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 6 टाइम। और अगर मैं रखूं -2 -3 फिर लाइक चार्जेस है तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 6 टाइम। इफ द चार्जेस आर लाइक चार्जेस तो प्रोडक्ट क्या होगा, मैक्सिमम। प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा तो इसका मतलब है जो यहां पे जो फोर्स हो जाएगी वो हमेशा लाइक चार्जेस की क्या हो जाएगी, फोर्स हो जाएगी रिपल्सिव। एंड इफ द प्रोडक्ट, अगर आप लोग देख रहे हैं अनलाइक चार्जेस को, तो अनलाइक इसके अपोजिट काम करेगा। इफ वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव, फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव हो जाएगी। तो प्रोडक्ट अब आपके पास क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट कम हो जाएगा। अब आपका माइनस में आ जाएगा -6, बट माइनस आपके पास अट्रैक्शन वाली फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। और यहां पे आपके पास जो फोर्स हो जाएगी वो फोर्स आपकी क्या हो जाएगी, फोर्स आपके पास हो जाएगी अट्रैक्शन की। बस एक बात याद रखें, अगर दो चार्जेस हैं, एक +2 और एक -3, तो माइनस साइन हमेशा बताएगा कि फोर्स अट्रैक्शन है। इफ वन माइनस साइन इज देयर, एक माइनस साइन है, एक माइनस साइन बताएगा फोर्स क्या है, अट्रैक्शन है। और अगर दोनों साइन आपके माइनस हैं तो फिर वो बताएगा क्योंकि ये आपके पास लाइक चार्जेस है तो फोर्स भी आपके पास क्या हो जाएगी, रिपल्सिव में आ जाएगी। इसका मतलब है व्हेन वी हैव अ लाइक चार्जेस, चाहे वो माइनस माइनस है या प्लस प्लस है, फोर्स हमेशा रिपल्सिव होगी।
और जब आपके पास अनलाइक चार्जेस होंगे तो फोर्स हमेशा आपके पास क्या हो जाएगी, अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट द कूलम्स लॉ। इसका हम लोग इंशाल्लाह वेक्टर फॉर्म भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद हम लोग मीडिया भी यूज करके इंसर्ट करके देखेंगे कि मीडिया से आपके पास फोर्स रिड्यूस होती है या फोर्स आपके पास इंक्रीज होती है। सो हम लोग इस इनवर्स स्क्वायर लॉ को जो आपने यहाँ पे पढ़ा, आप इसको खुद भी ट्राई करें, इसके बेसिक कंसेप्ट की तरफ जाएं, कोई इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है, अपनी पहली क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।